Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to Trishul series for CAFM. एंड यार आज हमारा एजेंडा इज़ वेरी वेरी क्लियर. डिविडेंड डिसीजन इस बड़े क्यूट टू से चैप्टर को करना है ख़त्म. यार डिविडेंड डिसीजन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. इसमें से ऑन एन एवरेज 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्टेड होते हैं. सारे के सारे ये 6 से 8 मार्क, हमारे 6 से 7 मार्क के क्वेश्चन फोकड़ के मार्क्स होते हैं. इस चैप्टर में हमको मेजॉरिटी वाटर मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड एम अप्रोच कुछ चीज़ ध्यान आई. इस चैप्टर का मेजॉरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन हम लोग कैपिटल बजटिंग एंड फाइनेंसिंग वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजंस. Meaning of dividend very very simple. It is a return that the shareholder gets from the company out of the profits of his shareholding. Very simple बात है यार. डिविडेंड मतलब एक शेयर होल्डर को जो भी उसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न एक कंपनी पीरियोडिक बेसिस पे पे करती है, दैट इज डिविडेंड. वेरी सिंपल. द टर्म डिविडेंड पॉलिसी मतलब एक कंपनी कितना फ्रीक्वेंटली एंड कितनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती है. एक कंपनी कितना फ्रीक्वेंटली एंड कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे वॉरेन बफे सर की कंपनी बर्कशायर हैथवे कभी भी डिविडेंड नहीं देती है. उनकी हिस्ट्री ऑफ द कंपनी में हार्डली 3 से 4 बार ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने डिविडेंड नाम की बला दी है अपने शेयर होल्डर्स को. तो मतलब उनके शेयर होल्डर्स कमाते कैसे? कैपिटल अप्रिसिएशन से. कैपिटल अप्रिसिएशन से आज उनका शेयर हाइपोथेटिकली 100 का है, तो कल जाकर अगर 120 हुआ तो उनकी 20% की जो अर्निंग हो रही है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एंड नॉट डिविडेंड. हर एक कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती है कि वो कितना डिविडेंड किस फ्रीक्वेंसी पे एंड कितने अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करने वाले हैं. द टर्म डिविडेंड पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी कंसर्निंग क्वांटम ऑफ डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. एक कंपनी डिसाइड करती है कि वो कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड किस पीरियोडिक बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं. वेरी सिंपल. नाउ काइंड्स ऑफ डिविडेंड. यार हम कंपनी लॉ में बड़ा सिंपली पढ़ते हैं. हमारे शेयर होल्डर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. दोनों को जाने वाला डिविडेंड इस इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बेसिस ऑन कि किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी पे हम डिविडेंड पे कर रहे हैं. बेसिस ऑन द टाइम हम आइदर रेगुलर डिविडेंड और ईयर एंड डिविडेंड पे करते हैं एंड इंटरिम डिविडेंड यानी कि ईयर एंड डिविडेंड्स दो, ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, इन दोनों के बीच में जितना भी डिविडेंड पे होता है दैट इज ऑल्ड इंटरिम डिविडेंड. कम ऑन यार, हम लोग इतना तो जानते हैं कि हम लोग कंपनी लॉ में सारी की सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हैं. इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड यानी कि दो रेगुलर डिविडेंड्स के बीच में पे किया जाने वाला डिविडेंड. ठीक है. एंड नाउ बाय द मीन्स ऑफ मोड ऑफ पेमेंट. चलो भाई देखते हैं. कैश डिविडेंड मतलब सिंपल सी बात है, जो कैश या बैंक में पे हो जाता है. स्टॉक डिविडेंड मतलब आपको बोनस शेयर्स इशू होते हैं, आपको बोनस शेयर्स इशू होते हैं. स्क्रिप्ट और बॉन्ड डिविडेंड मतलब आपको स्क्रिप्ट एंड बॉन्ड्स इशू हो जाते हैं इन प्लेस ऑफ डिविडेंड. प्रॉपर्टी डिविडेंड मतलब आपको कोई एसेट अदर देन कैश इशू होता है इन केस ऑफ डिविडेंड. ठीक है भाई. एंड कॉम्पोजिट डिविडेंड मतलब आधा कैश एंड आधा आपको कोई एसेट में, आपको कैश या बैंक में तो पैसे आ ही रहे हैं प्लस उसके साथ आपको कोई एसेट भी मिल रहा है. ठीक है. ऑप्शनल डिविडेंड मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग कॉम्पोजिट डिविडेंड द कंपनी गिव्स एन ऑप्शन टू इट्स शेयर होल्डर्स फॉर आइदर कैश डिविडेंड और फॉर प्रॉपर्टी डिविडेंड. यानी कि या तो यहाँ पर इट इज और या तो कैश एंड बैंक ले लो या तो एसेट ले लो, या तो कैश एंड बैंक में पैसे ले लो या तो एसेट ले लो. एक्स्ट्रा एंड स्पेशल डिविडेंड मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा ही पैसा पड़ा है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा ही पैसे पड़े हैं जो उनको बस अपने शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न गिव बैक करना है. स्टॉक स्प्लिट्स. स्टॉक स्प्लिट्स का एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं. स्टॉक स्प्लिट का मतलब सिंपली हम सोच सकते हैं, अगर मैं आपको 10 एप्पल दे दूं, 10 एप्पल दे दूं ऑफ 100 ईच, 100 ईच, तो ये टोटल हो गया 1000 रुपये के एप्पल. लेकिन इफ आई डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 5 एप्पल्स ऑफ 500 एंड 5 एप्पल्स ऑफ 500, हम बस इनकी क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. स्टॉक स्प्लिट एक तरीके से ऐसा ही है. मतलब अगर मार्केट में मेरे फ्री फ्लोट में हर एक शेयर की वैल्यू इज 100, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, दिस इज फेस वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू, मैं फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ. लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार हर इन्वेस्टर 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से दे नहीं सकता है. मे बी अगर एक इन्वेस्टर को 1 लाख शेयर्स परचेज करने होंगे तो उसको 100 लाख रुपीज़ 1 करोड़ देना पड़ेगा, जो कि सही बात नहीं है. चलो भाई कम कर देते हैं उसको. तो नाउ ऐसे कि 1 शेयर इज़ 10 रुपीज़ का.
नाउ मैंने 1:10 का स्प्लिट लगाकर करंट एक शेयर की वैल्यू डिवाइड बाय 10 कर दी। मतलब हर एक शेयर होल्डर जिसके पास फिलहाल 10 शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच, इसकी वैल्यू इज हाउ मच, 1000। 1000 वैल्यू की शेयर है, लेकिन अभी मैंने स्टॉक स्प्लिट कर दिया 1:10। अभी मतलब इसके बाद मेरा हुआ क्या, फेस वैल्यू पर शेयर मेरी घट के हो गई 10, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में क्या, नंबर ऑफ शेयर्स का क्या होगा, वेरी सिंपल। अगर पहले मेरे पास एक शेयर था ऑफ 100, उस एक शेयर को मैंने डिवाइड कर दिया है इनटू 10 पार्ट्स, तो 10 शेयर्स कितने हो गए, 10 इंटू 10 दैट इज 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। हमारा करंट पोर्टफोलियो वैल्यू भी 1000 ही है, हमारा करंट पोर्टफोलियो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर भी। स्टॉक स्प्लिट्स में सिंपल सा होता है, एक बड़े डिनोमिनेशन के शेयर को एक छोटे डिनोमिनेशन के शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाउ दिस थिंग इज स्पेशली यूजफुल इन केस ऑफ MRF जैसी कंपनी जिनका एक शेयर जनरली 80,000 का मिलता है। अगर हाइपोथेटिकली कल को ये आते हैं एक 1:10 के स्टॉक स्प्लिट पे, मतलब इनका एक शेयर मिलेगा कितना, 8,000 का, एंड करंटली जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय 10, क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 कर दिया है। एक स्टॉक स्प्लिट नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देता है एंड फेस वैल्यू पर शेयर को कम कर देता है। नाउ द रीजन बिहाइंड स्टॉक स्प्लिट करना ही क्यों है, एक सबसे बड़ा रीजन इज इनएबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स टू अफोर्ड द शेयर्स। दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ MRF जैसी कंपनीज। MRF जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो पीरियोडिक बेसिस पे स्टॉक स्प्लिट नाम की एक बला करते रहे। वंस द नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस इट लीड्स टू ग्रेटर लिक्विडिटी इन स्टॉक्स। अगर मार्केट में फिलहाल मेरे 100 करोड़ शेयर्स फ्री फ्लोट में है, नाउ इफ आई डू 1:2 का स्टॉक स्प्लिट, मतलब 200 करोड़ शेयर्स एट हाफ फेस वैल्यू फिलहाल मार्केट में फ्लोट में होंगे। ग्रेटर नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, ग्रेटर इज द लिक्विडिटी, वेरी सिंपल। स्टॉक मार्केट की अगर कोई मिनिमम क्राइटेरिया टू स्टे लिस्टेड है, उसे कंप्लाई करने के लिए भी कुछ कंपनीज स्टॉक स्प्लिट करते हैं। नाउ अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं एंड कंपनी 1:2 का स्टॉक स्प्लिट लेके आई, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो गए 200, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो गए 200। आगे जाकर अगर गेन होगा तो मुझे इन 200 शेयर्स पे गेन होगा। तो ऐसा एक स्टॉक स्प्लिट पॉजिटिव माना जाता है, बिकॉज पहले मुझे जहां सिर्फ 100 शेयर्स के ऊपर गेन हो रहा था, आज मुझे 200 शेयर्स के ऊपर गेन होगा, विच इन द लॉन्ग रन ऑफ द कंपनी इज वेरी 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 गुड। द नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय द इन्वेस्टर्स इंक्रीजेस। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हेन द शेयर प्राइस रीचेज हाई, इन्वेस्टर विल एंजॉय मोर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टर विल एंजॉय मोर प्रॉफिट, बिकॉज पहले वो सिर्फ 100 शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट कमा रहा था, आज वो 200 शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट कमाने वाला है। वेरी सिंपल। शेयर रीपर्चेज, अपना बाय बैक मतलब एक कंपनी मार्केट में से अपने अक्यूमुलेटेड कैश यूज करके शेयर्स बाय बैक कर रही है, बिकॉज द बोर्ड ऑफ द कंपनी माइट फील की कंपनी इज बीइंग अंडर वैल्यूड। ठीक है भाई, इन्वेस्टर्स ऑफन परसीव अ बाय बैक एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस कि कंपनी के पास उतने सफिशिएंट कैश फ्लोज हैं कि वो खुद से अपने शेयर्स बाय बैक कर सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ एन एक्सेस कैश विंडफॉल, कंपनी के पास कुछ ज़्यादा ही पैसे पड़े हैं, चलो भाई बाय बैक कर लो। द कंपनी में विश टू ऑफसेट द डाइल्यूशन कॉज्ड बाय जेनरस ESOPs। अगर एक कंपनी ESOPs इशू करती है, कंपनी को बहुत ही मार्केट वैल्यू से कम पैसे रिसीव होते हैं, जिसकी वजह से EPS का डाइल्यूशन होता है, नाउ इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए कंपनी माइट थिंक कि ठीक है मेरा EPS का यहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है, एक काम करता हूँ बाय बैक करके मेरा EPS थोड़ा सा अप्रिशिएट हो जाएगा, तो नेट आउट हो जाएगा। EPS डाइल्यूट जहाँ मेरा ESOPs की वजह से हो रहा है, ESOPs मेरे EPS को डाउन कर देते हैं, तो चलो भाई स्टॉक रीपरचेज करके EPS को थोड़ा सा अप कर देता हूँ, ताकि दोनों के दोनों डिफरेंसेस एक दूसरे को नेट आउट कर दें। द कंपनीज लार्ज शेयर होल्डर्स माइट नॉट वांट द एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन। या देखो, अगर हमको इनकम टैक्स याद है, हम बड़ा सिंपली वहाँ पढ़ते हैं कि डिविडेंड इज टैक्स्ड एट नॉर्मल स्लैब रेट्स, लेकिन कैपिटल गेन के लिए डिफरेंट रेट्स प्रिस्क्राइब होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हमारी ताई ने तो रिसेंटली चेंज भी कर दी थी सारी की सारी रेट्स, लेकिन दीज रेट्स आर जनरली लेस देन हमारे नॉर्मल डिविडेंड के टैक्स की रेट। इसके लिए इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर कि हमको डिविडेंड देने के बदले एक काम करो, हमको कैपिटल अप्रिसिएशन का प्रॉफिट ज़्यादा प्यारा है, हमको केपेक्स का प्रॉफिट इज मोर वैल्यूएबल देन डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड पे टैक्स लगने वाला बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैपेक्स। एज कम्पेयर टू कैपिटल गेन का प्रॉफिट, हमको डिविडेंड में प्रॉफिट पे टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। कुछ बेनिफिट्स हमारे शेयर रिपर्चेज के, हम
कंपनी के अर्निंग पर शेयर एंड कैश फ्लो पर शेयर बढ़ जाते हैं। वेरी सिंपल। नाउ कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को डिटर्मिन करते हैं। लीगल रेस्ट्रिक्शंस। हमारे कंपनीज एक्ट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोविजंस इज कि आप कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। आप अपने कैपिटल प्रॉफिट लाइक कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। ऐसे कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हमारे एक्ट्स एंड लेजिस्लेचर कंपनीज के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स। अगर एक कंपनी का ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स अप जा रहा है, जनरली उनका डिविडेंड भी अप ही जाता है। एंड वाइसा वर्सा, अगर ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स डाउन है, उनका डिविडेंड भी कम ही होगा। डिजायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स। यार देखो, बर्कशायर हैथवे का हमने रिसेंटली कुछ देर पहले एग्जाम्पल लिया था। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ बर्कशायर हैथवे आर फाइन विथ लेस डिविडेंड एंड मोर केपेक्स। लेकिन हर एक कंपनी के शेयर होल्डर्स सेम मेंटालिटी के थोड़ी होते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि नहीं यार, हमको डिविडेंड अर्निंग ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू केपेक्स, एज कंपेयर टू कैपिटल गेन हमको डिविडेंड अर्निंग ज़्यादा प्यारी है, एज कंपेयर टू कैपिटल गेन हमको डिविडेंड अर्निंग ज़्यादा प्यारी है। काम करो, हमको डिविडेंड फ्रीक्वेंटली देते रहो। नाउ इसका वन ऑफ द फैक्टर्स इज नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आप ऐसे किसी रिकरिंग प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री में है, जनरली वहाँ के शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको पीरियोडिक बेसिस पे फंड्स आते रहने चाहिए। अगर हमारी कंट्री के टैक्स लॉस ऐसे हैं कि यार डिविडेंड वालों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है एज कंपेयर टू कैपिटल गेन, कंपनीज जनरली ट्राई करती हैं कि वो मार्केट अप्रिसिएशन के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने की कोशिश करें। फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। एक कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं देगी या बाई बैक नहीं करेगी अगर उनको उसी कैश की आगे जाकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में नीड पड़ने वाली है। ठीक है। पॉलिसी ऑफ कंट्रोल। या देखो, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे सोच सकते हैं एंड कुछ हाई लेवल के इन्वेस्टर्स ये सोच सकते हैं कि अगर एक कंपनी कम डिविडेंड देती है, जनरली न्यूअर इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज के ऊपर कम ध्यान देते हैं। बिकॉज वेरी सिंपल, क्योंकि उनको पीरियोडिकली उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। सो इसको एज अ मेजर ऑफ पॉलिसी कंट्रोल भी बोलते हैं। मतलब अगर मैं कम डिविडेंड दे रहा हूँ डेलिबरेटली, जनरली न्यूअर इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब जो भी कंट्रोल है हायर मैनेजमेंट के पास, उनके पास ही रिटेन्ड होगा, उनका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। यार देखो, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो साइकिल्स में जाते हैं। मतलब वो हर फेस्टिव सीजन में या एक सीजन में ज़्यादा पैसे कमाते हैं एंड बाकी सीजन्स में थोड़े से पैसे कम कमाते हैं। विथ प्रॉपर सीजन्स दे मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड ईयर राउंड दे मेक कंपेरेटिवली लेस मनी। तो सिंपल सी बात है, वो अपनी पॉजिटिव बिजनेस साइकिल के टाइम में ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड नेगेटिव बिजनेस साइकिल के टाइम में वो डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। हमारी लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि हमारे इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलरिटी। कुछ कंपनीज है जिनका फिक्स है कि वो साल में 2 बार डिविडेंड देंगे। एक तो हमारा ईयर एंड डिविडेंड एंड एक हमारा इंटरिम डिविडेंड। कुछ कंपनीज का फिक्स होता है, तो वो चाहे धरती यहाँ की वहाँ हो जाए, वो हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देते ही देते हैं। उनका फिक्स है। नाउ डिविडेंड पॉलिसी के कुछ एग्जांपल्स। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मतलब कंपनी हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड रेगुलर इंटरवल्स पे पे कर रही है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट यूजुअल रेट इज डिटरमिन्ड एज रेगुलर डिविडेंड। मतलब कंपनी हर साल 10% के आसपास का डिविडेंड पे करेगी। इन्वेस्टर्स सच एज रिटायर्ड पर्सन्स, विडोज और इकोनॉमिकली वीकर पर्सन्स प्रेफर सच कंपनीज बिकॉज उनको पीरियोडिक बेसिस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। एक कंपनी का एक प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड इस्टेब्लिश होता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि जो हमारी कंपनी है पीरियोडिक बेसिस पे मुझे रेगुलर डिविडेंड दे रही है। इट एड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड मेक्स फाइनेंसिंग ईजियर बिकॉज हमारे लेंडर्स के पास भी एक कॉन्फिडेंस होता है। इट स्टेबलाइजेस मार्केट वैल्यू पर शेयर। ओके। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स व्यू डिविडेंड्स एज अ सोर्स ऑफ फंड्स टू मीट देयर डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस, जिनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है अगर एक कंपनी पीरियोडिक बेसिस पे डिविडेंड देती है तो। इफ प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एंड रिटेन्ड बाय द कंपनीज, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज यहाँ पर हम पे स्लैब रेट पे टैक्स लगता है। आगे जाकर जब हमें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, मुझे एट अ हायर स्लैब टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। यहाँ पर हम लोग रेगुलर में पढ़ा कि कंपनी हर साल 10% का डिविडेंड पे करेगी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एक सिंपल सी बात बोलती है, पीरियोडिक बेसिस पे मेरा डीपीएस इंक्रीज होगा। मतलब आज अगर मैंने 10% का दिया, अगले साल आई पे 11, उसके अगले साल आई पे 12, उसके अगले साल आई पे 13 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा डिविडेंड पर शेयर एट अ स्टेबल रेट इंक्रीज होगा। एट अ स्टेबल रेट हमारा डिविडेंड पर शेयर विल इंक्रीज। इसका एकदम उल्टा, इट इज़ कॉन्स्टेंट पे आउट रेशियो। मतलब हम हमारे ईपीएस का एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं,
30% ऑफ माई EPS विल बी माई डिविडेंड। चाहे EPS बढ़ जाए या चाहे EPS कम हो जाए, जैसे जैसे मेरा EPS बढ़ेगा मेरा डिविडेंड पर शेयर भी बढ़ जाएगा, जैसे मेरा अर्निंग पर शेयर कम होगा मेरा डिविडेंड पर शेयर भी कम हो जाएगा। नाउ दिस इज कांस्टेंट पे आउट रेशियो, जहाँ मेरा पे आउट का रेशियो कांस्टेंट है ऑफ EPS। अर्निंग पर शेयर का एक फिक्स परसेंटेज मैं मेरे डिविडेंड पर शेयर के रेशियो में मेरे शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे करने वाला हूँ। स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, यहाँ पर जनरली कांस्टेंट पे आउट जैसा ही होता है, लेकिन एक लो कांस्टेंट पे आउट होता है। एंड अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं तो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी देते हैं। एंड इसका एकदम ही उल्टा हमारा इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, जब कंपनी का दिल किया वो डिविडेंड पे करेंगे, जब दिल नहीं किया वो पे नहीं करने वाले। एंड नो डिविडेंड पॉलिसी की कंपनी की कोई डिविडेंड पॉलिसी है ही नहीं। तो यार एक अच्छे सच्चे साउंड डिविडेंड पॉलिसी में क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स जनरली एक्सपेक्ट स्टेबल रिटर्न ऑन देयर अर्निंग्स, ठीक है। ये अर्निंग्स ग्रेजुअली शुड इंक्रीज ऑल्सो। एक इन्वेस्टर यही सोचेगा कि आज अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो कल मैं 11 कमाऊंगा, परसों मैं 12 कमाऊंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अर्निंग्स should gradually increase. Distribution of cash dividend. Dividend generally should be paid out of cash because cash is king. Investors generally prefer cash dividend only. Moderate start. In the company के beginning years it is not expected कि वो बहुत high amount of dividend pay करेंगे, लेकिन जैसे ही कंपनी की एजिंग बढ़ती है investors generally expect कि हमें high rate of return पे dividend मिलता जाएगा. And some other factors. Dividend should be paid out of earnings only. कैपिटल डिविडेंड नहीं पे करना है, अर्निंग्स में से ही डिविडेंड पे करना है। सो स्टार्टिंग विद मेथड नंबर 1, MM अप्रोच, हमारा मोदी जी लियानिया एंड मिलर अप्रोच। यार ये मेथड हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा था। इस मेथड की कुछ असम्पशंस है कि मार्केट्स आर कैपिटल, एंड दिस इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मेथड। कि यार ये मेथड अज्यूम करता है कि कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, कोई ट्रांजैक्शन या फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं है, नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू इन आवर रियल मार्केट्स। इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली एंड नॉट इमोशनली। इन्वेस्टर्स इमोशनली बिहेव नहीं कर रहे हैं। देर आर आइदर नो टैक्सेस और टैक्सेस, no differences in the tax rates is applicable and on dividends and capital gains, which is also not true. ये perfect capital markets वाली ही assumption, ये theory की one of the most biggest criticisms है। किसी फॉर्म के पास there is no fixed investment policy, risk और uncertainties do not exist। इस theory का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। At the beginning of the duration, समझो at year 0 and year 1, you just have to discount everything। एवरीथिंग में क्या क्या आता है? दो चीज़ें, एक तो प्राइस ऑफ द शेयर एट ईयर नंबर 1, एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 1, एंड डिविडेंड जितना भी आपको इस ईयर में मिलता है। इस केस में D1 बिकॉज ये ईयर नंबर 1 में मिला हुआ डिविडेंड है। सिंपल, D1 प्लस करो P1, प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 1, इसको कर दो डिस्काउंट 1 प्लस रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, रेस 2 में क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर मैं 2 साल की डेटा ले रहा हूँ, अगर ड्यूरेशन इज 2 ईयर्स, अगर ड्यूरेशन इज 2 ईयर्स तो इसको डिस्काउंट कर दो बाय 2, एंड अगर ड्यूरेशन इज 1 ईयर डिस्काउंट करने का बाय 1 ईयर। वेरी सिंपल, जितना भी आपका ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आपको डिस्काउंटिंग करनी है। हमारे 3 मेथड्स में एक छोटा सा डिफरेंस। MM अप्रोच ये चीज़ अज्यूम करता है कि हमारे डिविडेंड पे करने या ना करने से हमारी मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल ये मानते हैं कि अगर हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे हमारी मार्केट वैल्यू अफेक्ट होती है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ इररेलेवेंस। लेकिन इसका एकदम उल्टा हमारे गॉर्डन्स मॉडल एंड वॉल्टर मॉडल में अज्यूम होता है। विद दिस बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। यहां पर हमको दिया क्या क्या हुआ है? करंट मार्केट प्राइस इज P0, P1 दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। AT इक्वल टू D1 तो दिया था, D1 प्लस P1 अपॉन 1.1, दैट इज आर 1 प्लस के रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। D1 इज 4, P1 दिया नहीं है, अपॉन 1.1। चलो भाई, AT इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 4 आई गेट AT इंटू 1.1 माइनस 4 आई गेट 84, तो P1 इज 84। चलो समझते हैं अभी इस मॉडल का मतलब क्या है।
द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 300,000 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड प्रपोजेस टू मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर 600,000. कंपनी की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है? 600,000, 6 लाख रुपीज़, जिसमें से प्रॉफिट सिर्फ 3 लाख का है. लेकिन ये नेट इनकम है, इसमें से डिविडेंड लेस भी तो होगा, इसमें से डिविडेंड लेस भी तो होगा. इफ आई एम पेइंग 4 पर शेयर का डिविडेंड ऑन 30,000 शेयर्स, तो 300,000 में से 30,000 इंटू 4 दैट इज 1,20,000 का तो मैं डिविडेंड ही पे कर दूंगा. बचा कितना? 1,80,000. मतलब इस 6 लाख में से 1,80,000 मुझे हमारे ओन फंड्स में से मिल जाएगा. 4,20,000 मुझे मार्केट से रेस करना पड़ेगा. पर शेयर कितनी वैल्यू है? 84. करो भाई, डिवाइड बाई 84, यानी कि 5,000 शेयर्स मुझे मार्केट में दोबारा इशू करने पड़ेंगे. करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी हो जाती है? अभी मैंने कितने शेयर्स इशू किए? 5,000. पहले कितने थे? 30,000. टोटल मिला के 35,000 शेयर्स मार्केट में फ्री फ्लोट में है एट द वैल्यू 84. इंटू करो 84, 29,40,000, 29.4 lakhs. अब समझो कंपनी डिविडेंड नहीं पे करे. अगर कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती, हमारा ये फॉर्मूला सिंपल सा, यहाँ पर बस जीरो आ जाएगा. चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं. हमारा मार्केट P1 विल बी 80 इंटू 1.1, यानी कि केस नंबर 2 में हमारा, ये हमारा केस 1, दिस इज आर केस 2. यहाँ पर हमारा P1 कम्स 88 रुपीज़. अब बिकॉज इस केस में हम लोग अज्यूम करेंगे डिविडेंड पे ही नहीं हुआ है, यानी कि जो हमारी 6 लाख की एडिशनल इन्वेस्टमेंट में से पूरे ही 3 लाख हमको हमारे प्रॉफिट में से मिल जाएंगे. रेस कितना पड़ेगा हमको? 300,000 एडिशनली रेस करना पड़ेगा एट 88. 300,000 डिवाइडेड बाई 88 वी गेट 3409.091. हमको इतने शेयर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे. 3409.091 प्लस 30,000, यानी कि करंटली मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे 33,409.091 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू 88. करो इंटू 88 इसको. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इस केस में भी हमारी 29.4 lakhs ही आती है, जो कि हम अगर डिविडेंड पे करेंगे तो भी इतनी ही आएगी, डिविडेंड पे नहीं करेंगे तो भी इतनी ही आएगी. MM अप्रोच सिंपली एक बात बोलता है, थियरी ऑफ इररिलेवेंस. वेदर हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, इसका हमारे मार्केट वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. इसका हमारे मार्केट वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. MM अप्रोच का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, D1 प्लस P1. इसको डिस्काउंट कर दो. D1 प्लस P1 को डिस्काउंट करो एट योर अप्रोप्रिएट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन. 29,40,000. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कहाँ दिया है? यस, टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से 29,40,000. एंड इस केस में भी 29,40,000 ही होना चाहिए. 29,39,99 अप्रॉक्सीमेटली अपना 29,40,000 ही आ रहा है. अप्रॉक्सीमेटली 29,40,000 हमारा दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स बनता है. बिकॉज ये थियरी सिंपल से एक बात बोलती है, हमारे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पर हमारे डिविडेंड का ज़रा सा भी, हमारे मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स पर हमारे डिविडेंड का ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता. तो मार्केट वैल्यू पर शेयर शायद चेंज हो जाए, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स कम नहीं होने वाला. ये अगली इलस्ट्रेशन एकदम सेम है हमारे पिछली इलस्ट्रेशन से. यहाँ पर दो ओनली डिफरेंसेस, हमारा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज नॉट 10, इट इज़ 12. यहाँ पर हमारा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज नॉट 12 विच वॉज प्रीवियसली 10. तो ये एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना. यहाँ पर भी सेम बात है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स दोनों केसेस में सेम ही होंगे. बिकॉज ये थियरी का अजम्पशन ही है कि हमारी मार्केट वैल्यू, हमारे टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू इज़ नॉट चेंजिंग. मार्केट वैल्यू पर शेयर चेंज हो रही है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज़ नॉट चेंजिंग. ये चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट वैल्यू पर शेयर चेंज हो रही है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं चेंज हो रही है. ठीक है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, क्रिटिसिज्म्स ऑफ MM अप्रोच. यार परफेक्ट कैपिटल मार्केट, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर वेरी 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 हैवी अजम्पशंस. परफेक्ट कैपिटल मार्केट तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करती, एंड ऐसे मार्केट जहाँ पर फ्लोटेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करते, यार ये तो थोड़ी गलत बात है. एंड जनरली टैक्स डिफरेंशियल इज ऑल्सो ह्यूज. डिविडेंड के ऊपर लगने वाला टैक्स इज वे मोर देन कैपिटल गेन के ऊपर लगने वाला टैक्स, जो कि ये थियरी अज्यूम करती है. MM अप्रोच अज्यूम करता है कि इक्वल है, जो क्या एब्सोल्युटली गलत है.
दिस थियरी लीड्स टू अनसर्टनिटी. देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टनिटी इन द कैपिटल मार्केट्स. एंड ये थियरी तो बोलती है कि भाई रिस्क नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये थियरी बोलता है कि अपने डिविडेंड दो या मत दो, आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहेगा. विच इज़ नॉट ट्रू. आपके डिविडेंड डिसीजंस डू अफेक्ट योर मार्केट वैल्यू पर शेयर तो अफेक्ट करते ही करते हैं, टोटल मार्केट वैल्यू भी अफेक्ट हो जाती है. तो यार द नेक्स्ट मेथड एंड वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग मेथड इज वोल्टर अप्रोच. यार ये अप्रोच ना दो चीज़ों को कंपेयर करता है, हमारा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हम जितने कॉस्ट पे फंड्स उठाते हैं, एंड ROI मतलब हम उन उठाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करके किस रेट पे पैसे कमाते हैं. ये मेथड बड़ा सिंपली बोलता है, अगर हमारा R यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट, मतलब एक कंपनी नेट सरप्लस में है, उसको ₹1 का भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए. ₹1 का भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. ऑप्टिमम पे आउट रेशियो वुड बी 0. कंपनी को ज़रा सा भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए. लेकिन समझो इसका उल्टा, हमारा कॉस्ट ज़्यादा है एंड रेवेन्यू कम है, तो एक काम करो, पूरा का पूरा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दो. ऑप्टिमम पे आउट रेशियो वुड बी 100%. वो मार्केट से जाके खुद पैसे कमा लेंगे, आप उनके पैसे बढ़ा नहीं रहे हो, पैसे डुबा रहे हो उल्टा. एंड अगर R इज इक्वल टू K, एक काम करो, कोई डिविडेंड देने की नीड एज सच नहीं है, कोई ऑप्टिमम डिविडेंड रेशियो एग्जिस्ट ही नहीं करता. देयर इज नो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इन केस R इज इक्वल टू K. व्हेन R इज मोर देन K, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज 0. R इज लेस देन K, 100% डिविडेंड पे कर दो. अगर कंपनी ज़्यादा रिटर्न कमा रही है एज कम्पेयर टू कॉस्ट, कंपनी विल रिटेन द अमाउंट एंड नॉट पे अ सिंगल रुपये ऑफ डिविडेंड. अब इस मेथड का फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग. प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हम पहले कर रहे थे, अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. Because now we are calculating equity share capital की market value, we'll only consider cost of equity into earnings per share minus dividend per share. यहाँ पर हमने dividend per share लिया, यहाँ पर हम लोग earnings per share minus dividend per share निकाल रहे हैं, divided by KE. This is the entire formula for calculating price of the equity share. हमने KE यूज़ किया because यहाँ पर हम लोग equity share capital की market value निकाल रहे हैं. चलो भाई एक सम प्रैक्टिस कर लेते हैं. अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी 16, ठीक है, ई हमको मिल गया 16. मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंटिंग और कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%. ओके फाइन. रिटेन अर्निंग्स कैन बी एम्प्लॉयड टू यील्ड द रिटर्न ऑफ 10%. हमारा R इज 10. ओके. द कंपनी कंसिडरिंग अ पे आउट रेशियो ऑफ 25, 50 एंड 75%, यानी कि 25% भी पे आउट हो सकता है, 50 भी हो सकता है एंड 75 भी हो सकता है. तीनों केस में हमको वैल्यू निकालनी है. ई हमको दिया है, क्या दिया है, हाँ 16 दिया है. तो चलो भाई तीनों केसेस में कैलकुलेट कर लेते हैं. 16 इंटू 25% वी गेट 4, 8 एंड 12. इतना हमारा डिविडेंड पर शेयर है. दिस इज आर कंसिडरिंग अ पे आउट ऑफ 25, 50 एंड 75. दिस इज आर DPS. प्लस करेंगे 0.1 upon 0.125 into what? 16 minus 4 we get into 12 upon 4. 4 नहीं, sorry. KE, this is 0.125. 12 into this divided by 12.5 plus 4 divided by 12.5, 108.8. चलो भाई नेक्स्ट केस. 16 minus 8 we get 8 only. 8 into 10 divided by 12.5 plus 8 divided by 12.5 we get 115.2. एंड इसका बिल्कुल लास्ट केस 75% पे आउट वाला. 16 minus 12 we get 16 ही है ना, 16 minus 12 we get 4 into 10 divided by 12.5 plus 12 divided by 12.5% we get 121.6. कंपनी के लिए 75% डिविडेंड पे आउट करना इज द मोस्ट बेनिफिशियल सिचुएशन. कंपनी के लिए पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 75% इज द मोस्ट बेनिफिशियल सिचुएशन. एक तिकड़म दिखाऊं,
अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा आर इज 10 एंड रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 12.5, मतलब हमारा आर इज लेस देन के ई, नहीं के ई नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस रेशियो में अगर हम लोग 100% की डिविडेंड पे आउट रेट लेते हैं तो क्या होगा, इफ वी कंसिडर 16 की डिविडेंड, 100% रेट ऑफ डिस्काउंटिंग लेते हैं, 100% का पे आउट लेते हैं, तो क्या होगा, 16 इंटू 10 अपॉन 12.5 अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितनी है, 16, डीपीएस इज ऑल्सो 16, तो यह हो गया 0 डिवाइडेड बाई 12, 0.125, 16 डिवाइडेड बाई 12.5 वी गेट 128। 100% के केस में आर मार्केट प्राइस पर शेयर इज 128 विच इज़ मोर देन 75%। 75% में जितना था इस सिचुएशन में उससे ज़्यादा ही होगा, बिकॉज थियरी का बेस ऑफ द अजम्पशन यही है कि अगर आपका खुद का जनरेट किया हुआ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, योर मार्केट वैल्यू विल बी हाईएस्ट ऑन 100% पे आउट रेशियो। 100% पे आउट रेशियो में आपका मार्केट वैल्यू विल बी द हाईएस्ट। इस मेथड का फॉर्मूला इज द ओनली ट्रिकी पार्ट, जहाँ पर डी प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन के ई का लॉजिक हमने यहाँ पे के ई क्यों यूज़ किया मैं आपको कुछ देर पहले बता चुका हूँ। अब ई पी एस माइनस दिस माइनस डिविडेंड पर शेयर मिल गया हमको हमारा क्यूट टू सा वॉल्टर का फॉर्मूला। वॉल्टर का फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल एंड एग्जाम में फोकट के मार्क्स देके जाने का आपको काम करता है। नाउ द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अर्निंग पर शेयर हमको दिया है 8, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी कि ई इज गिवन 10 एंड पे आउट रेशियो, हाँ अगेन इस केस में 25, 50 एंड 75, 25, 50 एंड 75। यहाँ पर द इंटरेस्टिंग पार्ट इज यूजिंग वॉल्टर फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड पे आउट कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज, यहाँ पर हमको रिटेन अर्निंग्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग्स मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पर भी 3 दिए हुए हैं, यहाँ पर भी हमको 3 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे 9 वैल्यूज आएंगे टोटल, 9 आंसर्स आएंगे, 25%, 50%, दिस इज आर पे आउट एंड 75%। हमारा ROI इज 15%, 10% एंड 5%, 15%, 10% एंड 5%। हमारा अर्निंग पर शेयर इज 8। पहले केस में हमारा फर्स्ट केस में हमारा डिविडेंड पर शेयर कितना है, डिविडेंड पर शेयर इज 25% ऑफ 8, दैट इज 2 प्लस ROI is 15 upon 10 ब्रैकेट 6 upon 10%। चलो भाई कर लेते हैं कैलकुलेट, 6 इंटू 15, 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10%, 110। केस नंबर 1 में हमारी मार्केट वैल्यू पर शेयर आती है 110 पर शेयर, ठीक है। अभी यहीं पर मैं सिर्फ अभी हमारा पे आउट रेशियो बढ़ा दूँ, पे आउट रेशियो 50%, यानी कि 4 रुपये मैंने पे किए एंड 4 रुपये रिटेन किए। केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। केस नंबर 2 में 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10%, 100 पर शेयर, 100 पर शेयर, इज इट करेक्ट? यस, लेट्स गो। थर्ड केस में इट इज 75, यानी कि 6 रुपीज़ आई एम पेइंग एंड 2 रुपीज़ आई एम रिटेनिंग। 6 रुपीज़ आई एम पेइंग एंड 2 रुपीज़ आई एम रिटेनिंग। I get 90 per share. केस 3 में I get 90 per share. केस 3 में I get 90 per share. Is it correct? हाँ भाई करेक्ट है। लेकिन वही अगर मेरी ROI is 10%, ROI is 10%, which is equal to my ROI is equal to my cost of KE। तो याद है कोई भी पे आउट रेशियो हमारी मार्केट वैल्यू शुड बी सेम। चलो भाई ये थियरी को टेस्ट कर लेते हैं। 4, 5 एंड 6, तो मैं इसी में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देता हूँ बस। हाँ, पहले केस में पे आउट रेशियो 25, यानी कि 2 का डिविडेंड दिया,
एंड 6 मैंने रिटेन किया, तो व्हाट डू वी गेट? 6 + 2 8, 8/10 80, 80 का मार्केट प्राइस पर शेयर आई एम गेटिंग, इज इट करेक्ट? 80 पर शेयर का मार्केट प्राइस आई एम गेटिंग। ठीक है भाई, चलो चेंज कर देते हैं अभी इसको केस नंबर 5 के लिए। केस नंबर 5 के लिए 4 का डिविडेंड आई एम पेइंग एंड 4 आई एम रिटेनिंग, 4 8 स्टिल आई एम गेटिंग 80। एंड लास्ट वाला केस को एक बार देख लेते, फिर आंसर भी कंफर्म कर लेंगे। अगर मैं 6 का डिविडेंड पे करूँ एंड 2 रिटेन करूँ, 6 पे, हाँ इधर भी आई एम गेटिंग 80 ओनली। इस केस में मेरा आंसर इज ऑलवेज 80। चलो भाई लेट्स कंफर्म। जब हमारी रिटेन अर्निंग की रेट इज 10% यानी कि इक्वल टू माई KE, आंसर तीनों केस में सेम ही आएगा। यह आंसर चेक करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। नाउ इफ माई ROI इज 5%, ROI इज 5%, चलो भाई दोबारा से आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ इफ आई एम पेइंग 2 का डिविडेंड, 5 का दिस, 6 आई एम रिटेनिंग, चलो भाई देख लेते हैं। 6 × 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10% आई एम गेटिंग 50। 6 7 केस में आई एम गेटिंग 50 पर शेयर, 8 एंड 9, 50 पर शेयर मुझे केस नंबर 7 में आ रहा है। इज करेक्ट? येस इट इज़ करेक्ट, 50 पर शेयर। अभी पे आउट रेशियो में थोड़ा सा बढ़ा दूं एंड इफ आई एम पेइंग 4 का डिविडेंड, 4 का डिविडेंड आई एम पेइंग इनटू 4, 60 आई एम गेटिंग 60 पर शेयर का मुझे मार्केट वैल्यू पर शेयर आता है। ठीक है, परफेक्ट। अगर मैं इसी को दोबारा से चेंज कर दूं, 6 2 27 डिवाइडेड बाई 10% आई एम गेटिंग 70 पर शेयर, 70 पर शेयर। द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज, नो डिफिकल्ट भी नहीं, ट्रिकी पार्ट इज द फॉर्मूला D प्लस R/KE इंटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। आ जाएगा आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर, आ जाएगा आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर। वेरी 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 सिंपल। अब आता है हमारा लास्ट मेथड, गॉर्डन्स अप्रोच। क्या गॉर्डन्स अप्रोच का फॉर्मूला वो भी बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर वी आर अज्यूमिंग कि डिविडेंड का फॉर्मूला में जो डिविडेंड की परसेंटेज है दैट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विद अ ग्रोथ रेट, एक ग्रोइंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है विथ टाइम। तो ये फॉर्मूला सेज डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। ये फॉर्मूला देख के थोड़ी घंटी बजी, ये फॉर्मूला देख के थोड़ी सी घंटी बजी। हमने ये फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट कैश फ्लो अगर सेम अमाउंट का मिलता है तो वी डू x अपॉन रेट, लेकिन अगर विथ ग्रोथ रेट मिलता है तो वी डू x अपॉन रेट माइनस ग्रोथ, रेट माइनस ग्रोथ। ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से ही डिविडेंड ग्रोथ मॉडल DGM हमारे गॉर्डन भाई ने ये फॉर्मूला का इजाद किया। एंड यहाँ पर G यानी कि ग्रोथ रेट का फॉर्मूला इट इज़ B/R। B मतलब हमारा रेट ऑफ रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको न्यूमरेटर में इधर अर्निंग पर शेयर भी मिल सकता है, माइनस अगर मैं रिटेन्ड कर दूँ तो आई गेट डिविडेंड पर शेयर। अगर मेरी अर्निंग पर शेयर में से मैं 4 रुपये रिटेन कर रहा हूँ, मतलब मैं बचे हुए 4 रुपये डिविडेंड में दे रहा हूँ ना। एक ही सिंगल चीज़ को बोलने के यहाँ पर बस 2 अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। द थिंग इज़ द सेम, बस कहने का तरीका अलग अलग है। चलो भाई एक इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। अरोरा लिमिटेड की ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 15, 12 एंड 10, ये 3 डेट्स हमको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रेट दी हुई है। KE इज़ गिवन 12%, अर्निंग पर शेयर इज दिस। रिटेंशन रेशियो कहाँ दिया? हाँ ठीक है, यहाँ दिए हुए हैं। रिटेंशन रेशियो हमको यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पर भी बिकॉज हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 दिए हुए एंड बी की रेट भी 3 दिए हुए, यहाँ पर भी हमको 9 आंसर आने वाले हैं। यहाँ पर भी विल बी गेटिंग 9 आंसर्स। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट केस में हमारे पास क्या क्या है? हमारा DP में से डिविडेंड पे आउट इज 100 बिकॉज रिटेंशन रेशियो इज 0। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 में वी हैव डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 100 एंड यहाँ पर हमारा रिटेंशन इज 0, रिटेंशन रेशियो B इज 0। नाउ हियर वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15, 12 एंड 10। ठीक है भाई, केस नंबर 1 के 3 आंसर्स 1, 2 एंड 3। यहाँ पर हमारा डिविडेंड पर शेयर तो 100 ही होगा। 100 दिया है क्या? नहीं, 10 होगा
डिविडेंड पर शेयर इज 10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 0.12, ठीक है। नाउ द ओनली डिफरेंस इज के ई क्या दिया हुआ है 12, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई। ग्रोथ रेट के लिए हमको बी इंटू आर करना पड़ेगा, यानी कि 0.15 इंटू 0, अगेन यर वी गेट 0, यहाँ पर वी हैव टू डू 0.15 इंटू 0। केस नंबर 2 में माइनस 0.12 इंटू 0 माइनस 0.1 इंटू 0। इसका आंसर क्या आता है, 0.12 ही आता है। 12 डिवाइडेड 10 upon 0.12. Here also I am getting 10 upon 0.12. Here also I am getting 10 upon 0.12. 10 divided by 12, 8, 12, 83.33, तीनों केस में 83.33 आ रहा है। चलो भाई केस नंबर 1 तो हो गया सॉल्व। अभी इसी में मैं थोड़ी सी बस फिर बदल कर लूँगा। केस नंबर 1 हो गया सॉल्व। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में क्या दिया है, हमारा रिटेंशन रेशियो इज 20 एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 80। तो यहाँ पर डिविडेंड डी विल बी 8। के ही तो हमारा कॉन्स्टेंट है 0.12, 0.12। जी कितना होगा, रिटेंशन रेशियो 0.15 इंटू रिटेंशन रेशियो 20% इंटू 20% आई गेट 0.03 माइनस 0.03, 0.03 माइनस 0.12 आई गेट 0.09, 8 डिवाइडेड बाई 0.09, 88.88। क्या सही है, 88.8889, ठीक है, ये हो गया। चलो भाई अगले केस में आते हैं। इसमें माइनस कितना करेंगे, 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.2, 0.12 इंटू 0.2, आई एम गेटिंग 0.096, 8 डिवाइडेड बाई 0.096, 83.33 आ रहा है, सही है क्या, हाँ 8 डिवाइडेड बाई 0.096। अब चलो केस नंबर 3 पे आते हैं। 60%, ठीक है 10% है, माइनस 10, 0.1 इंटू 0.2, 0.1 इंटू 0.2, 0.1 आई एम गेटिंग, 8 डिवाइडेड बाई 0.1, 80, यहाँ मुझे आता है 80, यस 80। चलो भाई अभी केस नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसी में मैं फेरबल करूँगा। के ई तो सेम है अभी भी, के ई स्टिल द सेम। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40, तो इसके लिए यहाँ पे 4 डिविडेंड का रेशियो। चलो भाई माइनस 0.15 इंटू 0.6, 0.15 इंटू 0.6 आई गेट 0.09, माइनस करूँगा 0.12 से 0.03, 4 डिवाइडेड बाई 0.03, 133.33, 4 डिवाइडेड बाई 0.03, 4 डिवाइडेड बाई 0.03, 133.33, ठीक है। माइनस 0.12 इंटू 0.6, 0.12 इंटू 0.6, माइनस प्लस 0.12, 0.048, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.048, 83.33, yes 83.33, 83.33 आई गेट। केस नंबर लास्ट वाला केस, लास्ट केस थर्ड में लास्ट केस आई गेट माइनस 0.1 इंटू 0.6, 0.1 इंटू 0.6, 0.06 आई गेट, माइनस इफ आई डू 0.12, 4 डिवाइडेड बाई 0.06, 66.67, 66.67। एंड इसी हमारे मेथड से कनेक्टेड गॉर्डन्स रिवाइज मॉडल। यार ये मेथड सिंपल से एक बात बोलता है, यहाँ पर हम लोग डी कंसिडर कर रहे हैं ना, यहाँ पर व्हाट वी आर पिछले फॉर्मूला में नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच में व्हाट वी आर डूइंग इज डी अपॉन
के ई माइनस जी। ये लेने के बदले एक काम करो, D1 हमारे ईयर एंड ऑफ वन, ईयर वन के एंड ऑफ डिविडेंड D1 को कंसिडर करो इंस्टेड ऑफ के ई माइनस जी में। यहाँ पर सिर्फ D कंसिडर करने के बदले D1 कंसिडर करो। फर्क क्या है? वेरी सिंपल, D1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ कर दो। ये फॉर्मूला भी उतना ही सिंपल है, द ओनली थिंग डिफरेंट इज ग्रोथ। यहाँ पर हम लोग D1 प्लस जी, यानी कि हम लोग हमारे D में रेट ऑफ ग्रोथ ऐड कर देते हैं। कौन सी रेट ऑफ ग्रोथ? यही वाली रेट ऑफ ग्रोथ, यही वाली रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर हम लोग सिंपली बोलते हैं D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, एंड D1 क्या होता है? D0 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ, 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ। चलो भाई, एक अच्छी सी क्यूट सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। द डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 25% फॉर द नेक्स्ट 2 years एंड देन द ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 5%। ठीक है, डिविडेंड पे लास्ट ईयर यानी कि D0 वॉज 2। इन्वेस्टर्स डिजायर 12% की रेट ऑफ रिटर्न। वैल्यू ऑफ द स्टॉक फाइंड करो। ये हमको डिस्काउंटिंग की रेट दे रखी है। ठीक है, D0 हमको दिया हुआ है। D1 वेरी सिंपल 2, D1 D2 D3, 2 plus 25% we get 2.5, 2.5 plus 25% 3.125. Now if I do plus 5%, 3.28125, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ द स्टॉक, वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब मुझे ये चीज़ों को डिस्काउंट करने के लिए व्हाट आई हैव टू सिंपली डू इज वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 2, जो कि मुझे ये दे देगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ईयर 2 इक्वल टू ईयर नंबर 2, ईयर नंबर इसमें मैं एक साल प्लस कर दूंगा हमारे गॉर्डन के फॉर्मूला के हिसाब से। मार्केट वैल्यू एट पीरियड 0, मतलब एक साल आगे चले जाओ, D1 कर दो। ठीक है, अगर मेरे को ईयर नंबर 2 का निकालना है तो ईयर नंबर 3 का ले लो, यानी कि क्या? D3 अपॉन के ई माइनस जी। के ई कितना दिया है? मेरे इन्वेस्टर्स डिजायर 0.1512 माइनस रेट ऑफ ग्रोथ 0.05, 3 डिवाइडेड बाय 3.28125 अपॉन 0.07, 46.875. 46.875 is the market value at the end of year number 2. मतलब ईयर नंबर 2 में मुझे 46.875 का मार्केट वैल्यू भी मिल रहा है, प्लस 3.125 का मुझे डिविडेंड भी मिल रहा है। तो चलो भाई डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा क्लीन कर दूं बस इसको। ईयर नंबर 1 में क्या है, ईयर नंबर 2 में क्या है? ईयर नंबर 1 में मुझे सिर्फ 2.5 का डिविडेंड मिल रहा है। ईयर नंबर 2 में 3.125 का ये प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ 46.875, इसको इनटू करो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग से, विच इज 0.893 इंटू 0.797। अगर अब मैं इसका टोटल निकालूँ 2.5 इंटू 0.893, 2.23, ओके, 3.1225 प्लस 46.875 इंटू 0.97, 39.85 and this 42.08, 0806 अप्रॉक्सीमेटली सेम 42.08। यहाँ पर इन लोग ने बस सेम चीज़ को अलग अलग से किया, मैंने साथ में प्लस करके कर दिया, मैंने उसी चीज़ को साथ में प्लस करके कर दिया है। इट इज़ जस्ट दैट उन्होंने थोड़ा सा अलग अलग से करके दिया है। आंसर अपना सेम है 42.08। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस कंप्लीट्स दिस वंडरफुल चैप्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। चैप्टर बड़ा छोटा सा, बड़ा क्यूट सा एंड बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी है। यहाँ पर हमको बस 3 अप्रोच पढ़ने हैं, मोडी जिलियानी अप्रोच, गॉर्डन अप्रोच एंड वॉल्टर अप्रोच। यार इस सीरीज़ को अब तक इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी विथ द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा हमारा? व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एंड ऐसा चैप्टर जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। CAFM के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो एक लाइक करना एंड एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलियो। अगर दिल से पसंद आया हो अपने किसी एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड ऑलवेज गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।